सोचिए, जब हम कोई नया मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम उसके सभी फीचर्स, सभी बारीक से बारीक सेटिंग्स को खंगाल डालते हैं, लेकिन भारत में रहते हुए हम भारत को चलाने वाली सुपर सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। जी हाँ, सुपर सेटिंग यानी हमारे देश का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपको लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन, इतनी मोटी किताब पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा, ये मोबाइल की यूजर मैनुअल की तरह पतली तो है नहीं। घबराइए मत, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें एक ऐसा जादुई आईना दिया है जो मोबाइल की यूजर मैनुअल से भी पतला है, छोटा है। इस यूजर मैनुअल के माध्यम से हम अपने संविधान पर एक मजबूत पकड़ बना सकते हैं। इसको कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247। आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल की, जिसको हम उद्देशिका और आमुख के नाम से भी जानते हैं। हमारे संविधान का जो इंट्रोडक्टरी पेज है उसको हम प्रियम्बल कह रहे हैं। इस प्रियम्बल में वो सभी बातें बहुत अच्छे से बताई गई है जो हमारे संविधान की एक एक चीज को डिफाइन करती है। हम आज इस टॉपिक से अपने प्री लेवल के क्वेश्चंस को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, साथ ही हम अपने मेंस का भी एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उद्देशिका को जैसे हमने कहा कि ये हमारे संविधान का एक दर्पण है, मिरर है। दो कानूनविदों ने इसको आइडेंटिटी कार्ड कहा और एक ने इसको पूरे संविधान की जन्म कुंडली कहा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि स्टेटमेंट को लेकर कि किसने इसे संविधान की कुंडली कहा और किसने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा। तो हमारे उद्देशिका प्रस्तावना को हमारे संविधान की जन्म कुंडली का है के.एम. मुंशी ने। इनका नाम है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। इन्होंने पूरी प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा और हमारे एक कानूनविद जिनका नाम है N.K. पालकीवाला, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, आइडेंटिटी कार्ड कहा है। तो आइए जानते हैं कि इस परिचय पत्र में क्या क्या है, ये किस प्रकार से संविधान पर समझ बनाने में हमारी मदद करता है। जब हम बात करें प्रस्तावना की तो हम शुरू करते हैं वहीं से जहां से इसकी शुरुआत हुई, यानी कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा। आप जानते हैं कि जब हम आज़ाद हुए, यानी जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी, तो अंग्रेज़ों ने ही हमसे कहा कि आप अपना संविधान बनाइए कि आपको भारत में किस तरीके की व्यवस्थाएं चाहिए। तो भारतीयों को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि भारत, आज़ाद भारत कैसा होगा, आज़ाद भारत में भारत के प्रकृति कैसी होगी, नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, राष्ट्र का क्या लक्ष्य होगा। ये सब भारतीयों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि अब आप भारत की व्यवस्थाएं, भारत की शासन व्यवस्था के लिए आपको जिम्मेदारी है कि आप अपना संविधान खुद लिखें। तो ऐसे में संविधान सभा की तीसरी बैठक, यानी कि डेट थी 13 दिसंबर 1946। इस 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कि हम किन ऑब्जेक्ट्स पे, हमारे क्या गोल्स हैं, हमारा भारत कैसा होगा, इस पर हमने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब जब ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो ये प्रस्तुत तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया, लेकिन ये उस तिथि के दिन पारित नहीं हुआ। ये पारित हुआ हमारा 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ संशोधनों के साथ इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जब पारित कर लिया गया, इसमें कुछ संशोधनों के साथ इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना बनाया गया। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम के ओरिएंटेशन से, वो ये है कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, किस तिथि को प्रस्तुत की गई, ये कब पारित हुआ और हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार क्या है, यानी कि आधार बेस क्या है। तो हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार हमारी उद्देश्य प्रस्ताव है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए। अगर पूछा जाए किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस तिथि को प्रस्तुत किए गए, 13 दिसंबर 1946। और
इसको कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव हमारे संविधान की प्रस्तावना बना, जिसने हमारे संविधान के अंदर की सभी बातों को डिफाइन किया और साथ ही भारत की प्रकृति, राष्ट्र के उद्देश्य, नागरिकों के अधिकार को भी बताया। प्रश्न की दृष्टि से हमारे लिए ये सेक्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि कब हुआ, कब पारित किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथ ही एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि हमने जो अपने संविधान में जो प्रस्तावना रखी है वो हमारे किस देश से ग्रहण की गई है, यानी कि इसकी जो विचार है कि हम अपने संविधान में एक प्रस्तावना रखेंगे, ये विचार किस देश से ग्रहण किया गया है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, यूएसए के संविधान से। अमेरिका के संविधान में भी, अमेरिका का संविधान मात्र 13 पन्नों का संविधान और उसमें भी एक इंट्रोडक्टरी पेज। इसी प्रकार से भारत के लोगों ने भी अपने संविधान में एक इंट्रोडक्टरी पेज लगाया, जिसको हमने क्या कहा? प्रस्तावना कहा। तो विचार कहाँ से लिया हमने? विचार हमने यूएसए से लिया। और जो हमारे संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो हमारे ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित है, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई संविधान में जिस प्रकार से प्रस्तावना की भाषा दी गई है, तो उसी प्रकार से भारत के संविधान में भी प्रस्तावना की भाषा उसी फॉर्मेट में रखी गई है। ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि हमने ये तो बात कर ली कि किस तरीके से शुरू हुआ और किस तरीके से हमारे उद्देश्य प्रस्ताव ही संविधान की प्रस्तावना बनी। अब हम ये जानते हैं कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो किस प्रकार से हमारी भारत की प्रकृति को डिफाइन करती है, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो तत्व हैं, वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम कुछ 4 तत्वों की बात करेंगे। एक तो संविधान को हमारे कौन आदेश प्रस्तावना को हमारा कौन आदेशित करता है, हमारे भारत की प्रकृति, नेचर ऑफ इंडिया कैसा होगा, संविधान के उद्देश्य क्या होंगे और साथ ही इस प्रस्तावना को किस तिथि को अपना लिया गया, जिसमें 2 बातें तो बड़ी कॉमन है कि इसको किस तिथि को अपनाया गया और साथ ही संविधान के अधिकार, यानी कि हमारे प्रस्तावना को शक्ति कहाँ से मिलती है। जब हम बात करें इसके एलिमेंट में, एलिमेंट नंबर 1 की, यानी कि हमारे संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो हम कहते हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना की ही शुरुआत होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी अगर हम अपनी संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है हम भारत के लोग, यानी हमारी प्रस्तावना को किसने आदेशित किया है? भारत के लोगों ने आदेशित किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि भारत के लोग इसको आदेशित कर रहे हैं, यानी कि अब जो भारत होगा उसमें जो भी व्यवस्थाएं चलेंगी या हमारे संविधान में जो भी व्यवस्थाएं करी गई है वो किसकी हैं? वो भारत के लोगों की हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया की हैं। तो प्रश्न की दृष्टि से जब भी ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत की प्रस्तावना को आदेशित किसने किया है या हमारे संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त है, तो शक्ति कहाँ से प्राप्त है? हम भारत के लोगों से इसको शक्ति प्राप्त है। तो ये भारत के लोगों से इसको शक्ति प्राप्त है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब जब हम बात करते हैं भारत की प्रकृति की कि अब हमारे भारत का नेचर कैसा होगा, हमारा आज़ाद भारत कैसा होगा, आज़ाद भारत में नागरिक किस तरीके से रहेंगे, क्या इसकी प्रकृति होगी, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रकृति में बताया गया है हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये कुछ ऐसे टर्म हैं जिसको हम आगे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि इनका क्या मतलब है और किस किस तरीके से ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में हम यहाँ पर इतना जान लेते हैं कि भारत की प्रकृति को बताने के लिए यहाँ पर हमारे 5 टर्म दिए गए हैं। कौन कौन से? संप्रभु, जिसको हम सोवराइन कहते हैं, समाजवादी, जिसको हम सोशलिज्म कहते हैं, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, जिसको हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, और लोकतांत्रिक, जिसको हम डेमोक्रेटिक कहते हैं, और गणतांत्रिक, जिसको हम रिपब्लिक कहते हैं। इन 5 शब्दों ने हमारे देश की प्रकृति को डिफाइन किया है। शब्दों को हम अभी और गहराई से समझेंगे, आगे देखते हैं।
संविधान के उद्देश्य, हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं, क्या एम है। हमने बात करी ना कि एक जादुई आईना है, इस आईने के माध्यम से हम समझ रहे, तो जादुई आईना हमें यही बताना चाह रहा है कि जो संविधान के अंदर अलग अलग जगह पर मेंशन किया गया है, डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, फंडामेंटल राइट्स में, उसका एक इंट्रोडक्शन किस तरीके से हम देख सकते हैं या किस तरीके से उसको समझ सकते हैं, वहाँ हम डिटेल में समझेंगे प्रस्तावना के माध्यम से। कैसे कि हम समझ जाएंगे कि अच्छा कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे में जब हम उद्देश्य की बात करें कि हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं, तो उद्देश्य में कहा गया है कि नागरिकों के साथ न्याय होगा। अब इस न्याय को हमने कहा, प्रस्तावना में तो हमने देख लिया न्याय, अब न्याय को डिटेल में अगर हम संविधान के अंदर पढ़ना चाहें तो न्याय की बात कहाँ, जैसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति के निर्देशक सिद्धांत में हम इसे डिटेल में समझ सकते हैं। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें इंट्रोडक्टरी फॉर्म में समझाया गया है कि नागरिकों के साथ न्याय होगा, स्वतंत्रता मिलेगी नागरिकों को। स्वतंत्रता की बात को डिटेल में पढ़ना चाहें, बुक के अंदर पढ़ना चाहें तो हम कहाँ जाएंगे, हम फंडामेंटल राइट्स में इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से नागरिकों के लिए उद्देश्य में यहाँ लिखा गया है नागरिकों के साथ न्याय होगा, नागरिकों के साथ नागरिकों को स्वतंत्रता मिलेगी, नागरिकों के साथ इक्वलिटी स्थापित की जाएगी, समानता मिलेगी, और साथ ही राष्ट्र की एकता, अखंडता और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाने के लिए बंधुत्व का भाव होना चाहिए, ये कहा गया। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर उद्देश्य से, वो हमारे दो तरीके के प्रश्न हैं। एक तो जो हमने टर्म यूज़ करे, जैसे न्याय, जैसे स्वतंत्रता, जैसे बंधुत्व, ये शब्द पूछे जाते हैं कि ये हमारे संविधान में कहाँ से लिए गए हैं। तो अगर हम न्याय की बात करें तो न्याय शब्द रूसी क्रांति से लिया गया है, ये न्याय शब्द रूसी क्रांति से लिया गया। और अगर हम बात करें स्वतंत्रता, समानता और इस भाईचारे को हम बंधुत्व कह देते हैं, ये शब्द हमारे, ये दोनों, इसको मैंने स्टार लगा दिया, इसको मैंने स्टार लगा दिया, और ये बंधुत्व शब्द जो है ये हमारी फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए। तो ध्यान में रखेंगे संविधान के उद्देश्य से संबंधित उद्देश्य भी हमें समझने हैं कि किस प्रकार के हमारे उद्देश्य हैं, और यहाँ पर उद्देश्य में जो टर्म्स यूज़ किए गए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। अब हमने बात करी अधिकार की, यानी कि हमारे संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त है, हमारे भारत की प्रकृति कैसी है, हमारे संविधान के क्या उद्देश्य हैं। ये सब बात करने के बाद ही अगर हम कहें कि हमारे संविधान को अंगीकृत, अधिकृत, अधिनियमित कब किया गया, यानी कि ये जो बातें लिखी गई है प्रस्तावना में, इसको कब अपना लिया गया, तो इसको अपनाया गया है हमारा 26 नवंबर 1949 को। हमारी संविधान सभा ने इस पूरी की पूरी प्रस्तावना को, जो हमारी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के फॉर्म में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तावना के फॉर्मेट में आया तो संविधान सभा ने इसे अपनाया 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए यहाँ दो प्रश्न हमें समझने होंगे, एक बहुत ही माइनर से डिफरेंस के साथ, यानी कि हमारे संविधान को हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ और हमारा संविधान कब लागू हुआ। जब बनकर तैयार हुआ की बात हुई तो हमने कहा हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, जब हमारे संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। तो ये हमारा जब प्रश्न पूछा जाएगा कि बनकर कब तैयार हुआ, तो हम कहेंगे 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर प्रश्न यही पूछा जाए कि हमारा संविधान लागू कब हुआ, तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये दो प्रश्नों में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें इसको ध्यान में रखना होगा कि लागू पूछा गया है कि हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ पूछा गया है। अब जो ये तीन शब्द हैं, अंगीकृत, एडॉप्ट, अधिनियमित, इनेक्ट और आत्मर्पित, गिव टू आवर सेल्फ, ये तीन टर्म्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसे ही तीन शब्द दे दिए जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित कब किया गया, किस तिथि को किया गया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेट हमारे लिए क्या हो जाती है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो हमने
इन सब चीज़ों की बात कर ली। अब हम बात करते हैं भारत की प्रकृति की, कि भारत की प्रकृति में जो हमने ये 5 शब्द पढ़े हैं उन शब्दों को एक एक करके खोल खोल के समझते हैं और इसके पूरे कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं भारत की प्रकृति की, कि हमारा भारत कैसा होगा, आज़ाद भारत कैसा होगा, तो हमने कहा हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो हमने पहला शब्द जो लिया वो लिया क्या, प्रभुत्व संपन्न, यानी कि सोवराइन। अब देखिए इस सोवराइन का क्या मतलब होता है। यहाँ पर एक सोवरेनिटी का अर्थ लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत के बाहरी और आंतरिक फैसले लेने का अधिकार केवल और केवल किसको होगा, भारतीयों को होगा। अब हम इसे थोड़ा रेलिवेंस के साथ समझते हैं। रेलिवेंस यानी कि देखिए हमारा जो आज़ादी से पहले जो हम थे वो कैसे थे, हम गुलाम थे, किसके, अंग्रेजों के। तो हमारे जो भी फैसले होते थे, यानी भारत के लोगों के लिए जो भी फैसले लिए जाते थे वो भारत के लोगों के द्वारा नहीं लिए जाते थे, बल्कि किसके द्वारा लिए जाते थे, लंदन में जो रानी बैठी है, महारानी बैठी है, उनके द्वारा और उनके लोगों के द्वारा, यानी कि जो उनका शासन व्यवस्था को संभाल रहे हैं उनके द्वारा भारत के लोगों के लिए फैसले लिए जाते थे। भारत के आंतरिक और भारत के बाहरी, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों ही फैसले लेने का अधिकार किसके पास था, अंग्रेजों के पास था। लेकिन अब जब हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद जब भारत ने अपना संविधान लिखा तो अब कहा गया कि अब जब हम आज़ाद होंगे तो हम अपने बाहरी फैसले खुद लेंगे, आंतरिक फैसले खुद लेंगे। तो अब हम क्या हो गए, अब हम संप्रभु हो गए। यानी कि सोवरेनिटी का मतलब है कि अब देश के ऊपर पूर्णतः किसका अधिकार होगा, देश के लोगों का अधिकार होगा। इसको हम क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं, सोवरेनिटी कहते हैं। तो इस शब्द को ध्यान में रखेंगे। शब्द का अर्थ कई बार पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं, दूसरे टर्म की बात करते हैं। यहाँ टर्म आया है समाजवादी, और हमने भारत की प्रकृति में दूसरा टर्म जो हमने बताया है संप्रभु के बाद, वो है हमारा क्या शब्द, समाजवादी शब्द, जिसको हम सोशलिज्म भी कहते हैं, सोशलिस्ट भी कहते हैं। अब समाजवादी शब्द का अर्थ है भारत के सभी लोगों को समान अवसर, समान अधिकार और सम्मानजनक जीवन मिले। कैसे, इन फिगर से समझते हैं, जो यहाँ पिक्चर्स दी गई है उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो सेकंड नंबर की जो पिक्चर है, ये यहाँ पर क्या दिखाया गया है, एक पौधा दिखाया गया है। और ये पौधा क्या है हमारा, ये पौधा हमारा एक रिसोर्स है। और कैसा रिसोर्स है, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि ये एक संसाधन है। और ये पौधा संसाधन कहने का मतलब है कि संसाधन को इस तरीके से इस पिक्चर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की जा रही है कि संसाधनों पर भारत के सभी लोगों का क्या होगा, अधिकार होगा। संसाधन किसी एक की जागीर नहीं होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो किसी एक के हाथों में नहीं होगा, बल्कि भारत में जितने भी संसाधन हैं वो सभी के होंगे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर वो भारत में है, भारत का नागरिक है, तो भारत के सभी संसाधनों पर उसका क्या होगा, इक्वल राइट होगा। और संसाधन यानी कि हम कहते हैं संसाधन कैसे, जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, मिट्टी है, पानी है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो संसाधनों पर सभी का अधिकार हमारे समाजवादी होने की क्या है, एक हमारा क्या बताता है, समाजवादी होने का भारत की प्रकृति में भारत किस प्रकार से समाजवादी है इसको बताता है। साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं अलग अलग, इसमें महिला भी है, युवा भी हैं, अलग अलग लोग हैं जो बड़े खुश हैं और एक साथ दिख रहे हैं। ये समावेशी विकास को दिखाता है कि भारत में सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं, भारत में सभी को समान अवसर प्राप्त हैं। भारत में जो पिछड़ा वर्ग भी है उसको भी हमारी सरकारें उचित तरह से इस तरीके की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से फ़ायदा देने की कोशिश कर रही है, लाभ देने की कोशिश कर रही है कि वो भी मुख्य धारा का हिस्सा बन जाए। साथ ही यहाँ पर एक फ़ोटो लगाई गई है जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ कुछ मेल मेंबर है, कुछ फीमेल मेंबर है, ब्लू एंड पिंक से आप समझ रहे होंगे। और ये पूरा जो बैलेंस है वो क्या है हमारा, ये पूरा जो फ़ोटो है, यहाँ 4 मेंबर होने के बाद भी ये क्या है, हमारा बैलेंस है। यानी कि भारत में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, तो सभी को क्या दिए गए हैं, समान अवसर दिए गए हैं। तो ये समान लोगों को समान अवसर, समान अधिकार, सम्मानजनक जीवन,
ये हमारे भारत की प्रकृति है कि भारत में सभी लोगों को इस तरीके से अवसर प्राप्त होंगे तो भारत में क्या होगा, समाज का उत्थान होगा। किसको डिफाइन करता है, हमारे भारत में प्रकृति कैसी, समाजवादी प्रकृति को डिफाइन करता है। आगे बढ़ते हैं और तीसरे टर्म को समझते हैं जिसका मतलब है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता जिसको हम सेक्युलरिज्म भी कहते हैं, कई बार इसको आपने पढ़ा होगा, पंथ निरपेक्ष की जगह पर शब्द आ जाता है धर्मनिरपेक्ष। चाहे हम पंथ निरपेक्ष कहें, पंथ निरपेक्ष ज़्यादा एप्रोप्रिएट है और धर्मनिरपेक्ष भी गलत नहीं है। धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष दोनों यूज़ किया जाता है, लेकिन पंथ निरपेक्ष और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, एप्रोप्रिएट हो जाता है। तो हमने भारत की प्रकृति में कहा कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश होगा, यानी कि भारत में आप जानते हैं कि कई तरीके के धर्म हैं, धर्मों के अंदर भी कई तरीके के पंथ हैं, कई तरीके की जातियां हैं। तो भारत की जो सरकारें होंगी वो किसी भी धर्म के प्रति उनका कोई विशेष लगाव नहीं होगा, किसी भी धर्म को वो संरक्षण नहीं देंगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम जानते हैं कि जब मुग़ल पीरियड था तो मुग़ल पीरियड में मुग़लों का जब शासन था तो मुग़ल शासन के समय पर इस्लाम धर्म को स्पेशल प्रोटेक्शन था, यानी कि उनको संरक्षण था। फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज़ों ने ईसाई धर्म को संरक्षण दिया। लेकिन अब जब हम आज़ाद हुए और हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश होगा, राज्य होगा। पॉलिटी शब्द में राज्य का मतलब भी क्या होता है, देश से ही होता है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य होगा। तो यहाँ पर पंथ निरपेक्षता कहने का मतलब है, सेक्युलरिज्म कहने का मतलब है, देश में चाहे कितने भी पंथ हों, कितने भी प्रकार के धर्म हों, लेकिन सरकारों का अपना कोई पंथ, अपना कोई धर्म नहीं होगा। यही क्या कहलाता है, सेक्युलरिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट लिखा गया है, ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे पहले संविधान का हिस्सा नहीं था, यानी प्रस्तावना में नहीं था। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तभी से ही हमारी सरकारों ने इस पंथ निरपेक्षता को फॉलो किया। सरकारों को जब ये लगा कि हमारे ये संविधान का हिस्सा होना चाहिए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके इसको संविधान का हिस्सा बना दिया गया, यानी कि प्रस्तावना में इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछा जाता है कि ये कब हुआ और किस ईयर में हुआ, तो हमें ध्यान में रखना है 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पर जो समाजवादी शब्द है, ये भी समाजवादी शब्द को भी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा। अमेंडमेंट के थ्रू हमने 1976 में इसको भी हमने क्या किया, जोड़ा। तो हमें ध्यान में रखना होगा कि कब कब हमने प्रस्तावना में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं। तो पंथ निरपेक्ष में ये मैप भी आपको बता रहा है कि जैसे हिंदू है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, ये तो हम हैं ही हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं, सबसे पहले वी आर इंडियन, हम क्या हैं, हम भारतीय हैं। तो ये इंडिया को भी डिफाइन कर रहा है। आगे देखते हैं, लोकतंत्र और गणराज्य, ये भी 2 हमारे टर्म दिए गए हैं भारत की प्रकृति में। जब हम लोकतंत्र की बात करें तो हम पहले लोकतांत्रिक नहीं थे, यानी कि हमारे ऊपर शासन चलाने वाली व्यवस्था कौन थी, अंग्रेज थी। अब जब हम आज़ाद हुए तो हमने कहा भारत की जो सर्वोच्च सत्ता में जो बैठे हैं उनको भी किसके द्वारा चुना जाएगा, भारत के लोगों के द्वारा चुना जाएगा। तो जिस देश में सरकारों को चुनने का अधिकार वहाँ की जनता को होता है, ऐसा देश क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक देश कहलाता है। तो भारत कैसा होगा, भारत की प्रकृति में कैसा बताया गया कि भारत कैसा होगा, भारत लोकतांत्रिक होगा। लोकतंत्र डेमोक्रेसी शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में होती है। इसमें नागरिक प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और प्रतिनिधि कानून और नीतियों का निर्धारण करते हैं। जैसे हम देखते हैं आम चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव, कौन वोट देने जाता है, हम। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसी को ही क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, जहाँ पर सरकारें वहाँ की जनता के द्वारा चुनी जाए। अब यहाँ शब्द आता है गणतंत्र। गणतंत्र कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर गणतंत्र को समझने से पहले हम राजतंत्र और गणतंत्र को कंपेयर करते हैं। पहले भारत में राजतंत्र था, यानी कि राजा का शासन था, और राजा नहीं है, राजा नहीं रहा तो शासन व्यवस्था किसके हाथों में चली गई, उसके बेटे के हाथ में। तो यानी कि
राजा और राजा का बेटा और फिर उसका बेटा और फिर उसका भी बेटा, इस तरीके से भारत में शासन चला। इसको हमने क्या कहा? राजतांत्रिक व्यवस्था कहा, राजतंत्र कहा। लेकिन अब जब हम आज़ाद हुए तो कहा कि भारत में किसी भी प्रकार का वंशानुगत शासन नहीं होगा, यानी कि भारत में अब कोई वंशानुगत शासन नहीं होगा, बल्कि भारत कैसा होगा? गणतंत्र होगा, भारत रिपब्लिक होगा। यानी पहले क्या होता था? राजा को प्रथम माना जाता था। अब जो देश का प्रथम नागरिक होगा, देश का प्रथम नागरिक कौन? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन कहलाता है? प्रेसिडेंट कहलाता है। तो देश का जो प्रथम नागरिक होगा, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में किसके द्वारा चुना जाएगा? हमारे चयनित प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति को भी क्या किया जाएगा? निर्वाचित किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा। तो प्रश्न की दृष्टि से प्रश्न को इस तरीके से समझते हैं, भारत में वंशानुगत शासन की समाप्ति की गई। कैसे? तो भारत में वंशानुगत शासन की समाप्ति की गई कैसे? गणतंत्र को स्थापित करके। भारत का पहले जो राजा था वो भारत का पहला माना जाता था, लेकिन अब जो भारत का प्रथम नागरिक है वो भी क्या होगा? निर्वाचित किया जाएगा। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, यानी कि हमने जिनको चुना वो हमारे प्रतिनिधि हैं। तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के लिए वोट किया। तो ये जो प्रक्रिया है ये किसको स्थापित करती है? गणतंत्र को स्थापित करती है। तो इस तरह से हमने अपने 5 शब्दों को समझा, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र को, जिसने हमारी भारत की प्रकृति को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि अब हमारा भारत कैसा होगा। आगे देखते हैं। मूल्य की जब हम बात करते हैं तो मूल्य में हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या मूल्य दिए गए हैं। यहाँ से जो हमारा प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि वैल्यूज़ में जो 3 वैल्यू दी गई है न्याय को लेकर, वो क्या है? हमारी जो 5 हमें स्वतंत्रता दी गई है वो क्या है? और हमारे जो 2 प्रकार की समता की बात की गई है वो क्या है? तो हमारे लिए इस सेक्शन से हमारा ये जो 3, 5 और 2 जो यहाँ पर लिखा गया है ये इम्पॉर्टेंट है। अब जब हम सबसे पहले न्याय को समझें तो न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की, ध्यान रहे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। समझें अगर हम इसको, क्या सामाजिक है, क्या आर्थिक है और क्या राजनीति है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक यानी समाज में सभी लोग बराबर होंगे, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो सामाजिक न्याय, सबको समाज में बराबर का न्याय होगा। आर्थिक की अगर हम बात करें, इकोनॉमी की, कि कमाने के सबको समान अवसर प्राप्त हैं। राजनीति की बात करें तो भारत में जो भी हमारी नियम कानून है जिसके तहत हम चुनाव में वोट दे सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं, उसकी भी सबको क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त है। तो हमारे न्याय में 3 प्रकार के न्याय को हमने समझा। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी है। इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि क्या वो सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में हमारी स्वतंत्रता दी गई है। तो हमने कहा विचार, यानी कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स। हम अपने विचारों को प्रकट करने के लिए क्या है? स्वतंत्र हैं। हम अपने विचारों को किसी भी तरीके से प्रकट कर सकते हैं, बोल के, गा के, लिख के, चित्र बना के, कैसे भी हम उसको क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे विचार ऐसे होने चाहिए कि जो हमारे देश की जो सौहार्द है, हमारे देश की जो शांति है उसको भंग ना करें। क्योंकि विचार की जब हम बात करते हैं तो ये है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स में, स्वतंत्रता में हम जिसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ऐसे कोई विचार प्रकट नहीं कर सकते जिससे देश की शांति ही भंग हो जाए। देश की शांति बनी रहे, इसको लेकर हम अपने विचार एक्सप्रेस करने के लिए क्या है, थॉट्स को सोचने के लिए क्या है, हमारे पास क्या है? लिबर्टी है। अभिव्यक्त, जो भी हमारे विचार हैं, जैसे मैंने अभी आपसे पहले कह दिया कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने कहा गाकर, बोलकर, स्पीच देकर, कार्टून बनाकर, कैसे भी हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। बस ध्यान में यही रखना है कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उसके अंतर्गत ना आए, यानी कि शांति भंग ना हो। विश्वास, हम किसी भी चीज़ में अपना विश्वास रख सकते हैं। धर्म, हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। उपासना, हम पूजा भी कर सकते हैं, हम मस्जिद भी जा सकते हैं, हम चर्च भी जा सकते हैं और हम घर में बैठ के केवल मेडिटेशन भी कर सकते हैं।
ये भी क्या है, हमारी उपासना है। तो हम फ्री हैं, हमारे पास स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारे संविधान के तहत हमें मिली है, विचार की, सोचने की, एक उस विचार को अभिव्यक्त प्रकट करने की, किसी भी चीज़ में विश्वास की, लिबर्टी ऑफ बिलीफ की, धर्म, किसी भी धर्म को मानने की, और किसी भी चीज़ की लिबर्टी ऑफ वर्शिप, यानी कि हम कैसे भी अपनी पूजा कर सकते हैं। तो ये हमारी 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समता की जब हम बात करें, इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं, तो 2 प्रकार की समता दी गई है, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर की समानता, यानी कि सभी को भारत में क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं ताकि वो अपना स्टेटस मेंटेन कर सके। तो ये हमारी प्रस्तावना में निहित कुछ मूल्य हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया, प्रश्न कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और कितने प्रकार की समता है, ये पूछ लिया जाता है, सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बंधुत्व की। ये भी हमारे संविधान का एक मूल्य है। कहा गया कि भारत में क्योंकि विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है, यहाँ हर 2-2 किलोमीटर में क्या होता है, भारत का रंग बदल जाता है, यानी कि खान पान, रहन सहन, वेशभूषा क्या होती है, सब बदल जाती है, क्योंकि अलग अलग धर्म है, अलग अलग उनकी संस्कृतियाँ हैं। तो भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति होने के बाद भी भारत में बंधुत्व बना रहे। इस बंधुत्व अगर हम रखेंगे, भाईचारा अगर हम एक दूसरे से रखेंगे, तो हमारे अंदर सिक्योरिटी आएगी, और जब सिक्योरिटी हमारे अंदर आएगी तो ही हम देश को भी क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। यानी कि हम अगर आपस में प्रेम रखेंगे, आपस में एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो हमारी भारत की क्या रहेगी, अखंडता स्थापित रहेगी। तो भारत में व्यक्ति की गरिमा, एक दूसरे को सम्मान करना व्यक्ति की गरिमा स्थापित करेगा। जब व्यक्ति की गरिमा स्थापित हो जाएगी तो हम एक दूसरे के साथ कैसा भाव रखेंगे, बंधुत्व का भाव रखेंगे। जब हमारे अंदर बंधुत्व का भाव आएगा, जब हम एक दूसरे के साथ भाईचारा रखेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम रखेंगे, तो कोई भी चुनौती आने पर हम देश की अखंडता के लिए एक साथ मजबूती से क्या हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। यानी हमारी देश की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें बंधुत्व का भाव रखना क्या है, ज़रूरी है, जिससे हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। तो यहाँ पर बंधुत्व शब्द इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया कि ये कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, और इसको भी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। जितने भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, या जो हम कह रहे हैं रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति से, इसको हम आगे भी हमने एक्सप्लेन किया है, उससे भी वहाँ पर भी जब हम पूरे टॉपिक को समराइज़ करेंगे वहाँ पर भी समझेंगे। तो ये तो हमारी वैल्यूज़ थी, ये हमारी जो हमारे संविधान के जो एलिमेंट्स हैं उसको हमने समझा, प्रस्तावना के एलिमेंट्स को हमने समझा। अब देखते हैं, अब हमने कहा कि 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो हमने 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। तो सवाल ये बनता है, क्या हम अपने प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, इसमें क्या कुछ जोड़ सकते हैं, या हम इससे हटा भी सकते हैं। जैसे हमने कहा भारत एक गणतांत्रिक राज्य होगा, ठीक, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि भारत गणतंत्र नहीं होगा? क्या हम ऐसा संशोधन कर सकते हैं कि जिससे हम इन सब चीज़ों को हटा दें या इसमें कुछ और चीज़ ऐड कर दें? तो इसको लेकर हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं, और हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं, क्या चीज़ें हटा सकते हैं, इसको लेके कुछ प्रमुख वाद आए हैं। अभी तक हमने प्रस्तावना को समझा, अब हम संशोधन और उसमें संशोधन को लेकर क्या क्या वाद दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको समझते हैं। जब हम संशोधन की बात करें तो हमने कहा कि अब तक का प्रस्तावना में एक बार अमेंडमेंट किया गया है, और एक बार अमेंडमेंट किया गया है तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है? 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, और 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए। अब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ, संशोधन किया जा सकता है। तो अब जानना ये जरूरी है, क्या इस संशोधन से हम इसके मूल तत्व को भी हटा सकते हैं? तो इसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रमुख वाद आए जो हमारी प्रस्तावना से संबंधित हैं। ठीक है, पहले हम इसी बात को ही समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की प्रस्तावना के संशोधन से संबंधित है, तो हमने कहा कि सबसे पहले जो वाद आया वो आया 1960 में, जिसमें कहा गया कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, उस संविधान की प्रस्तावना में हम कोई भी बदलाव
नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो संविधान का हिस्सा ही नहीं है। तो बेरुबारीवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। और क्या कहा गया, जब ये भाग ही नहीं है तो इसमें क्या होगा, कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। तो प्रश्न की दृष्टि से पूछा जाता है कि वो कौन सा संविधान संशोधन है, वो कौन सा वाद है जिसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और जब भाग ही नहीं है तो अमेंडमेंट कैसे हो सकता है। तो वो है हमारा बेरुबारीवाद, और ये आया हमारा 1960 में। और इस 1960 के बेरुबारीवाद ने क्लियर कर दिया कि प्रस्तावना में कोई भी अमेंडमेंट संशोधन नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न की दृष्टि से, प्रश्न के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न अगर पूछे वो कौन सा वाद है जिसने ये कहा कि हम प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे बेरुबारीवाद ऑफ 1960। लेकिन बावजूद इसके जब ये वाद आया तो उसके बाद भी हमने कुछ संशोधन किए। तो ऐसा कौन सा वाद उसके बाद आया जिससे हमें ये परमिशन मिल गई कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो किया ही है जिसमें हमने 3 शब्द जोड़े, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ पर हमें जानना होगा केशवानंद भारतीयवाद को, और इस केशवानंद भारतीयवाद की ईयर पूछा जाता है कि ये किस ईयर में आया। तो ये 1973 का ईयर था, और केशवानंद भारतीयवाद ने हमारी प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना। इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया तो केशवानंद भारतीयवाद के तहत ये कहा गया प्रस्तावना कोई अलग नहीं है संविधान से, प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, और जब ये भाग है तो हम इसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो केशवानंद भारतीयवाद ने इसको संविधान का अंग माना, संविधान का भाग माना, और भाग मानते हुए 368 के तहत जो हमारा संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368 के तहत ये भी कहा गया कि पूरे के पूरे संविधान में हम जिस तरह से संशोधन कर सकते हैं उसी तरीके से हम संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि प्रस्तावना भी उसी का भाग है। तो यहाँ पर केशवानंद भारतीयवाद ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, जिसमें कहा कि हम अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन हम इसके मूल ढांचे को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यानी मैंने अभी आपसे कहा कि हमने कहा गणतंत्र हटा दे, डेमोक्रेटिव हटा दे, जो हमने संप्रभु देश बनाए हैं उस शब्द को हटा दे, तो नहीं, हम उसके मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, उसमें से कोई शब्द को नहीं हटा सकते हैं। हाँ, हम कुछ ऐड कर सकते हैं। अब सवाल ये आएगा हमारे मन में कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर्स के अंदर कुछ चीज़ें डाली हैं, जैसे हमने कहा प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, गणराज्य, सब क्या है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। फंडामेंटल राइट्स हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हमारी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत है। तो ऐसे में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट बार बार हमें बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज़ भी ऐड हो गई है, ये चीज़ भी ऐड हो गई है, जिसको हम आगे जब हम टॉपिक करेंगे तो वहाँ समझेंगे। तो जहाँ हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही केशवानंद भारतीयवाद के तहत, तो उसमें कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, उसके कोई शब्द को नहीं हटा सकते हैं, बाकी हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो प्रश्न बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल सिद्धांत की बात किसने दी, तो हम कहेंगे केशवानंद भारतीयवाद में। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, कौन से वाद में कहा गया, केशवानंद भारतीयवाद में। और कौन से वाद में ये कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है, बेरुबारीवाद में। इसी केशवानंद भारतीयवाद के बाद ही हमने 42वां संविधान संशोधन किया 1976 में, और 3 शब्द जोड़े, कौन कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अब देखिए, हमने प्रस्तावना के संशोधन की भी बात कर ली और संशोधन से संबंधित प्रमुख वाद की भी बात कर ली। अब हम ये जानते हैं कि जो पूरी की पूरी संविधान की प्रस्तावना दी गई है, प्रेम्बल दिया गया है, क्या हम इसको न्यायालय द्वारा एनफोर्स करा सकते हैं। इसमें लिखी हुई बातें अगर कोई ना मिले तो हम न्यायालय जा सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो हमको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर वो मौलिक अधिकार कभी हमसे छीन लिए जाएं, कभी कम कर दिए जाएं, तो क्या हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो हाँ, मूल अधिकार के केस में हम जा सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना में लिखी हुई बातों के लिए भी क्या हम जा सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। प्रस्तावना की जो विधिक स्वरूप है वो कैसा है, नॉन
जस्टिशिएबल है, यानी कि गैर न्यायिक है। प्रस्तावना में लिखी हुई बातों में अगर कोई बात हमें नहीं मिलती है तो ऐसे में हम कोर्ट की शरण नहीं ले सकते हैं। तो प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? गैर न्यायिक है। ये वाद योग्य नहीं है, इसके प्रावधानों को सीधे तौर पर किसी भी न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता है। अब देखिए इसका क्या अर्थ है। अब आप कहेंगे कि अच्छा, जब न्यायालय के द्वारा हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते तो फिर क्या फ़ायदा? तो कहने का मतलब है प्रस्तावना, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि हमारे संविधान का क्या है? दर्पण है, आईना है। तो ये प्रस्तावना में हमारे संविधान के सभी महत्वपूर्ण बातों को बता दिया गया है कि कैसा होगा। अब जो इसमें बातें लिखी गई हैं वो समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार लागू की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि लिख दिया गया तो आज ही हम जाएं कोर्ट, हाई कोर्ट की शरण लें, सुप्रीम कोर्ट की शरण लें और कहें कि ऐसा तो लिखा हुआ है हमको दो। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर क्योंकि ये एक रास्ता है, ये एक आईना है जो हमारे पूरे के पूरे संविधान को बताता है कि संविधान में इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। अब व्यवस्थाएं हम भारत को ऐसा बनाएंगे, हमारा भारत ऐसा होगा तो कैसे? समय अनुसार। जैसे हमने कहा हम आज़ाद हुए तो आज़ादी के बाद ही एकदम से जीएसटी तो आ नहीं गया था। आज समय ऐसा आया तो हमने जीएसटी लागू किया। आज समय ऐसा आया हमने बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाएं लागू कर दी हैं। तो समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार इसे लागू किया जाएगा। इसको लेकर, विधिक स्वरूप को लेकर जो बातें हमें नहीं मिली हैं उसको लेकर हम डायरेक्ट कहाँ नहीं जा सकते? कोर्ट नहीं जा सकते। इसी वजह से कि हम इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस क्या करेंगे? लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये इसका विधिक स्वरूप है। आगे हम देखते हैं कि एक हमारा यहाँ पर कुछ रिवीजन के लिए शॉर्ट्स में चीज़ें दी गई है। जैसे अगर हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को ओवरऑल में अगर हम समराइज़ करें तो ये हमारा, जैसे आधार और स्वीकृति, प्रस्तावना को कब, प्रस्तावना का आधार क्या है, स्वीकृति क्या है? तो हम कहेंगे उद्देश्य प्रस्ताव इसका आधार है और इसको स्वीकृति इसको अंगीकृत कब किया गया, इसको अपनाया कब किया? 26 नवंबर 1949 को। संशोधन पूछे प्रस्तावना से संबंधित कि एकमात्र संशोधन कब हुआ? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें हमने 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। विधिक स्थिति की बात करें तो हमने कहा केशवानंद भारतीयवाद के तहत इसको संविधान का अंग माना और इस पर संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम इसके विधिक स्वरूप की बात करें तो ये नॉन जस्टिशिएबल है, गैर न्यायिक है। इसको लेकर हम तुरंत कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि इसमें लिखी हुई बात है हमको ये नहीं मिल रही है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर शक्ति का स्रोत की अगर हम बात करें कि संविधान की प्रस्तावना को किसने आदेशित किया, कौन शक्ति देते हैं, तो भारत के लोग, हम भारत के लोग। प्रकृति की बात करें तो भारत संप्रभु है, बाहरी और आंतरिक फैसले खुद ले सकता है। समाजवाद, समाज का उत्थान हो ऐसा समाजवाद स्थापित किया गया है। पंथ निरपेक्ष, न केवल धर्मों के प्रति विशेष लगाव होगा सरकार का, बल्कि धर्म के अंदर जो पंथ होते हैं उसके प्रति भी सरकार कोई भी विशेष लगाव नहीं रखेगी, यानी कि किसी भी धर्म को संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। लोकतंत्र, भारत की जो सरकारें होंगी उसको चुनने का अधिकार किसको होगा? भारत के लोगों को होगा। और भारत में गणतंत्र होगा, यानी कि भारत में अब वंशाणु का शासन समाप्त हो गया। भारत में राजतंत्र नहीं है बल्कि भारत में क्या है? गणतंत्र है। इसी प्रकार से हमारी 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, और हमारी 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। और हमारी अगर हम बात करें समानता में, तो हमारी समानता में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, 2 प्रकार की समानता दी गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने अपनी प्रस्तावना की बेसिक से बेसिक बात और मेंस के ओरिएंटेशन से कंसेप्ट तक का की सभी बातों को समझा है। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में जल्दी ही दोबारा मिलेंगे और इसी तरीके से एक नए टॉपिक में फिर से अपनी पकड़ बनाएंगे। थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए हम फिर मिलते हैं।